अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की सनसनीखेज कोर्ट कहानी का अगला हिस्सा सुनते हैं। तसद्दुक हुसैन ने पुलिस को जो बयान दिया था, कमोबेश वैसा ही बयान उसने आज भी दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इससे कोई काम की बात मालूम हो सकेगी। मैं खामखा जिरा करके अदालत का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। मेरी जानिब से जब किसी खास रद्द अमल का इजहार नहीं हुआ तो जज ने अगले गवाह को पेश करने का हुक्म दिया। अगला नंबर बरकत का था। वो बेचारा यहाँ पहुँचते ही मुश्किलात में घिर गया था। पहले तो बाप की मौत का सदमा ही कुछ कम ना था और अब पुलिस और कोर्ट के चक्कर ने उसे खासा परेशान कर दिया था। बाप से इसके लाख इख्तलाफात सही, लेकिन बहरहाल वो उसका बाप था। रसूलन की ज़बानी मुझे बरकत के बारे में जो कुछ मालूम हो चुका था, उसके मुताबिक वो एक नहायती माकूल और समझदार शख्स था। उसने अपना तवील बयान मुकम्मल किया तो मैंने रसूलन से हासिल शुदा मालूमात की रोशनी में जिराब शुरू की। बरकत साहब, आपने बताया कि आप अपने वालिद की दूसरी शादी से खुश नहीं थे और आपने इनसे अरसा हुआ कि ताल्लुक़ कर रखा था। फिर अपनी अचानक आमद की वजूहात बताएंगे? मुझे एतराज़ है जनाब। वकील इस्तग़ासा ने अपनी जगह से उठकर तेज़ आवाज़ में कहा। जनाब अली, फाजिल वकील का सवाल गैर मुतालिक है। मौजूदा मुकदमे से इसका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। मैंने जज को मुखातिब करते हुए कहा। जनाब अली, ये सवाल गैर मुतालिक नहीं है। गवाह बरकत ने अपने बयान में कहा है कि मलिक नवाज अली ने उसे किसी खास मकसद के लिए बाइसरार यहाँ बुलाया था और इस बात को अपनी बीवी बिल्किस जहाँ से पोशीदा रखने की ताकीद की थी। बल्कि मकतूल तबीयत खराब होने के बावजूद भी अलग सुबह अपने बेटे को लेने खुद एयरपोर्ट जाना चाहता था। अदालत के इल्म में ये बात आना चाहिए कि ऐसी कौन सी बात थी जिसका जिक्र मकतूल ने अपनी बीवी से भी नहीं किया था। ये बात अब मलिक साहब से तो पूछी नहीं जा सकती। अगर वकील इस्तग़ासा ऐसा कर सकते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। आखिरी जुमला मैंने दानिस्ता इस्तग़ासा के वकील को चिढ़ाने के लिए अदा किया था। जज ने वकील इस्तग़ासा का एतराज़ रद्द करते हुए मुझे जिरा जारी रखने का इशारा किया और मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाया। बरकत साहब, मकतूल ने आपको बताया तो होगा कि अचानक उसे आपको बुलाने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? जी हाँ, उन्होंने अपने वसीयतनामे का जिक्र किया था। वो मेरी मौजूदगी में नया वसीयतनामा लिखवाना चाहते थे। ये 1 माह पहले की बात है। उन्होंने फ़ोन पर मुझे बताया था। हालांकि काफ़ी अरसे से हमारे दरमियान बराए नाम ही राब्ता रह गया था। मम्मी की डेथ के बाद मैं डैडी से बिल्कुल ही मुतनफ़र हो गया था। मैं तो मम्मी की मौत का ज़िम्मेदार भी डैडी ही को समझता हूँ। अगर वो अपने रवैये में तब्दीली पैदा कर लेते तो शायद वो आसानी से मौत का हमकिनार ना होती, क्योंकि डॉक्टरों ने मम्मी की मुतवक्किल मौत का ऐलान तो बहुत पहले ही कर दिया था। बोलते बोलते उसकी आवाज़ फर्रा गई थी। नईमा खातून कैंसर से मौजी मर्ज में मुब्तला थीं। गालिबन अस्पताल ही में इनका इंतकाल हुआ था। ये वाकई एक गैर मुतालिक सवाल था, लेकिन मैंने दानिस्ता ये जिक्र छेड़ा था। इस तरह बरकत से बहुत मुफीद मालूमात हासिल हो सकती थी। रसूलन की ज़बानी मुझे मालूम हो चुका था कि बरकत अपनी माँ को बेइंतहा चाहता था। नईमा खातून के आखिरी सांसों में बरकत उसके पास था। मलिक नवाज अली को तो अपने बिजनेस ही से फुर्सत नहीं थी। वो समंदर पार बिस्तर मर्ग पर पड़ी नईमा पर क्या तवज्जो देता। फिर अब नईमा उसके किसी मसरफ की भी नहीं रही थी। उसकी दिलबस्तगी के लिए बिल्किस जहाँ जो मौजूद थी। मैंने इन्हें अपने पास बुला लिया था। बरकत ने जज्बात में डूबी हुई आवाज़ में जवाब दिया। इससे पेशतर भी वो न्यूयॉर्क के एक मारूफ अस्पताल में कई बार इलाज की गरज से आ चुकी थीं। मरने से पहले वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अमल से भी गुजर चुकी थीं। इससे पहले 3 मरतबा डॉक्टरों ने इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया था। जनाब अली, यहाँ कत्ल के मुकदमे की समाअत हो रही है, न कि हम नईमा खातून की बीमारी की दास्तान सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वकील इस्तग़ासा के सब्र का पैमाना छलक उठा था। फाजिल वकील अदालत का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह की जज्बाती कहानियाँ सुनाकर वो जाने क्या साबित करना चाहते हैं। जज ने वकील इस्तग़ासा के एतराज़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए कहा। गैर ज़रूरी बातों से परहेज़ किया जाए। मैंने सवालात का सिलसिला जारी रखते हुए कहा। बरकत साहब, मलिक साहब ने आपकी गैर मौजूदगी में दूसरी शादी की थी। यहाँ आकर आप पहली बार अपनी सौतेली वालदा बिल्किस जहाँ से मिलने वाले थे। आपको यकीन था कि आप उन्हें पहचान लेंगे?
पहचान का क्या सवाल जनाब, बरकत ने जल्दी से कहा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि डैडी के बजाय बिल्किस जहां मेरे इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद होंगी। मुझे तो डैडी ने खुद खास तौर पर यह बात कही थी कि वो मेरी आमद से अपनी नई मनकूहा को बेखबर रखना चाहते हैं। मैंने दानिस्ता ये सवाल किया था ताकि ये बात अदालत के रिकॉर्ड पर आ जाए। आपने बिल्किस जहां को पहले कभी नहीं देखा था? उन्होंने खुद को क्या कहकर आपसे मुतारिफ कराया था? मेरा मतलब है कि आपने कैसे यकीन कर लिया कि वो आपके वालिद की दूसरी बीवी हैं और आपने इनके साथ आने पर रजामंदी जाहिर कर दी, हालांकि बकौले आपके मलिक साहब ने आपकी आमद को बिल्किस जहां से खुफिया रखने का जिक्र किया था। उन्होंने मेरी तस्वीर से मुझे पहचान लिया था, वो उलझे हुए लहजे में बोला। जब मैंने पूछा कि डैडी क्यों नहीं आए तो उन्होंने बताया कि डैडी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। मैंने यकीन कर लिया और उनके साथ चला आया। जज कई बार खड़ी की जानिब देख चुका था। मैंने अपनी जरा को आगे बढ़ाते हुए कहा, बरकत साहब, आपने पुलिस को बयान दिया है कि आपकी फ्लाइट 3 घंटे लेट थी। क्या आपने इसकी इत्तला मलिक साहब को दी थी? उसने नफी में जवाब दिया, मुझे इसका मौका ही नहीं मिल सका। मुझे बोर्डिंग कार्ड मिल चुका था जब मालूम हुआ कि मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट में आधे घंटे की ताखीर है। फिर रफ्ता रफ्ता ये आधा घंटा रेंगते हुए 3 घंटों तक पहुंच गया था। हमारे जहाज ने 3 घंटे की ताखीर से परवाज की थी। आपको नॉर्मल वे में कितने बजे कराची एयरपोर्ट में पहुंचना था? मेरा मतलब है कि अगर फ्लाइट लेट ना होती तो आप कितने बजे पहुंच जाते? सुबह 5:56 अराइवल का वक्त था, यानी जब आप अपने मुल्क की सरजमीन को छूते तो फजर की अजान हो रही होती। मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। मैंने उसके जवाब को नज़रअंदाज करते हुए सवाल किया, बंगले पर आप किस वक्त पहुंचे थे? मैंने एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट से निकलते हुए घड़ी देखी थी। मेरी घड़ी में उस वक्त 10 बजे थे। मैंने जहाज में सवार होते ही इसे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सेट कर लिया था। एयरपोर्ट से बंगले का रास्ता बमुश्किल 10-15 मिनट का होगा। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि हम घर कब पहुंचे होंगे। फिर अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। जज ने आइंदा समाअत की तारीख दे दी। मैं अदालत के कमरे से बाहर आया तो रसूलन बीबी मेरे साथ साथ थी। मीरू को पुलिस अपनी निगरानी में ले गई थी। मैं रसूलन को तसल्ली देकर रुखसत कर चुका तो मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ देकर मुखातिब किया, वकील साहब, 1 मिनट। मैंने पलट कर देखा, वो बरकत था। वो तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा था। मैं बरामदेही में रुक गया। वो अकेला ही मेरे पास आया था। कुछ फासले पर बिल्किस जहाँ भी खड़ी हुई मुझे नजर आ गई। जी फरमाइए बरकत साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बरकत मेरे नज़दीक आया तो मैंने इस्तफसार किया, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ वकील साहब। उसने शाइस्ता अंदाज में कहा, आपका नाम? मैंने कहा, मुझे मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट कहते हैं। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो कनखियों से बिल्किस जहाँ की जानिब देखते हुए बोला, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। उसके पुरस्कार अंदाज ने मेरे दिल में तजस्सुस पैदा कर दिया था। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, आप कल मेरे दफ्तर तशरीफ़ ले आएँ। मैंने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर उसे थमाते हुए कहा, कल अदालत में मेरा कोई केस नहीं है। मैं पूरा दिन अपने दफ्तर ही में गुजारूंगा। आप 11 बजे के बाद किसी भी वक्त तशरीफ़ ले आएँ। उसने चुपके से कार्ड मुझसे लेकर अपनी जेब में रख लिया और फिर मेरा शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चला गया। वो जब तक मेरे पास खड़ा रहा था मैंने महसूस किया था कि इस दौरान में बिल्किस जहाँ बेचैन नज़रों से हमारी जानिब भी देखती रही थी। मैं इस पर तवज्जो दिए बगैर आगे बढ़ गया। दूसरे रोज़ ठीक 11 बजे वो मेरे दफ्तर में मौजूद था। मैं इस वक्त अपने एक साबिक मौक्किल से किसी मामले पर बातचीत कर रहा था। जब मैं फारिग हुआ तो मेरी सेक्रेटरी ने इसे मेरे कमरे में भेज दिया। रस्मी अलग सलग के बाद उसने कहा, बेग साहब, गुज़िश्ता रोज़ मैंने अदालत में आपकी पेशा वराना महारत का अमली मुजाहरा देखा। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो बोला, मैं भी आपकी खिदमत अपने सिलसिले में हासिल करना चाहता हूँ। खैरियत तो है? उसकी बात मेरी समझ में नहीं आई थी। आप किस सिलसिले में मुझे अपना वकील मुकर्रर करना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि आप डैडी के कातिल को फांसी पर लटकवा दें। वो गुस्से को जब्त करते हुए बोला, आप गलत जगह पर आ गए हैं। मैंने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कहा, मीरू मेरा मौक्किल है। मेरा काम इसे अदालत से इंसाफ दिलाना है। वो बेगुनाह है। इसे किसी गहरी साजिश के तहत फंसाया गया है और इंशाल्लाह मैं इसे बरी कराने में कामयाब हो जाऊंगा। मेरा मतलब भी यही है वकील साहब। मैं समझा नहीं। उसने समझाया, मैं भी मीरू को बेगुनाह समझता हूँ। वो इतना बड़ा कदम किसी भी तरह नहीं उठा सकता। मैं इसे बचपन से जानता हूँ।
रसूलन की खिदमत मेरे सामने है। मुझे तो यूं महसूस होता है जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। सोचता हूं तो सर में टीसें सी उठने लगती हैं। आप चाहें और कोशिश करें तो डैडी के कातिल तक पहुंच सकते हैं। कातिल तक पहुंचना पुलिस का काम है। मेरा काम तो अपने मुवक्किल को इंसाफ दिलवाना है। मैंने हमदर्दी से कहा, अगर आप मीरू को कातिल नहीं समझते तो मुझे बताएं, आपकी नज़र में कौन ऐसा शख्स हो सकता है जो मलिक साहब की जान के दर पे हो। मैंने महसूस कर लिया था कि बरकत से कोई काम की बात मालूम हो सकती थी। वो बोला, मैं यकीन से तो कुछ कह नहीं सकता। मैंने काफ़ी अरसे से इनके मामलात में दिलचस्पी लेना छोड़ दी थी। मुझे तालीमी अखराजात के लिए वो बाकायदगी से एक माकूल रकम भेजते रहते थे। मैं नहीं जानता कि इन दिनों किन किन लोगों से उनके क्या क्या मामलात चल रहे थे। मैंने सवाल किया, आपने अदालत में किसी वसीयतनामे का जिक्र किया था। वो कुछ देर तक पुरख्याल अंदाज में खामोशी से मुझे देखता रहा। फिर निहायत ही ठहरे हुए लहजे में गोया हुआ, डैडी इल्म नुजूम पर बहुत एतकाद रखते थे और कभी कभी वो इस शहर के एक मशहूर व मारूफ नजूमी के पास अपना जायचा बनवाने के लिए जाया करते थे। नजूमी ने इनके लिए खराब वक्त की पेशीन गोई की थी और कुछ मुफीद मशवरे भी दिए थे। डैडी नजूमी के इन मशवरों की रोशनी में अपनी वसीयत में कुछ तब्दीली करके नई वसीयत लिखवाना चाहते थे। उन्होंने अपने वकील को भी अपने इरादे से आगाह कर दिया था और बस मेरी आमद का मुंतजिर था। फिर मैं आया तो वो जुमला अधूरा छोड़कर ख्यालों की दुनिया में खो गया। मैंने उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। थोड़ी देर के बाद उसकी हालत ज़रा संभली तो मैंने कहा, बरकत साहब, आप ज़रा सोचकर ठीक ठीक बताएं। मैंने जुमला जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया था। वो सवालिया नज़रों से मेरी जानिब देखने लगा। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, आपके डैडी की मौत से किस शख्स को फ़ायदा पहुंच सकता था? मेरा मतलब है कि इनकी दौलत, जायदाद और कारोबार वगैरह किसके हिस्से में आता? जाहिर है इनकी बीवी बिल्किस जहां और मैं, इनका बेटा, हम ही दो अफराद ऐसे हो सकते हैं जो इनकी वफात के बाद हर चीज़ के हकदार हैं। आपको मालूम है कि मलिक साहब जिस वसीयतनामे में तब्दीली के ख्वाहां थे, इसमें दर्ज वसीयत की नौयत क्या थी? मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की। मलिक साहब के वकील को मलिक साहब की मौत का पता तो चल गया होगा। आपकी इनसे मुलाकात हुई? मेरी फ़ोन पर इससे बात हो चुकी है, लेकिन अभी मुलाकात नहीं हो सकी। बरकत ने बताया, 9 जनवरी की सुबह सड़क पार करते हुए एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल ने इन्हें टक्कर मार दी थी, जिसके नतीजे में इनकी दाएं टांग में फ्रैक्चर हो गया था। वो इस रोज से बेड पर पड़े हुए हैं। अब मैं इनसे घर पर ही मुलाकात के बारे में सोच रहा हूँ। हादसे के बारे में सुनकर मैं चौंक पड़ा और फौरी तौर पर मेरा जहन एक शनासा वकील फिरोज चुगताई की तरफ चला गया। मैंने पूछा, मलिक साहब के वकील का नाम फिरोज चुगताई तो नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। आप इन्हें जानते हैं क्या? चंद पेशावराना मुलाकातें रही हैं। मैंने कहा, आज शाम घर पर इनसे मिल लिया जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप चाहें तो मैं भी आपके साथ चलूं? ज़रूर चलें, मैंने खुशदिली से कहा। फिरोज चुगताई साहब इस केस में हमारी खासी मदद कर सकते हैं। कुछ देर हमारे दरमियान इस केस से मुतालिक गुफ्तगू होती रही। फिर दोबारा आने का कहकर बरकत रुखसत हो गया। फिरोज चुगताई से मुझे बहुत कारामद मालूमात हासिल हुई। उसने कुछ ऐसी बातें भी बताईं जिनसे मेरे बाद शकूक यकीन में बदल गए। मैंने इस केस के बारे में जो अंदाजे कायम किए थे, फिरोज चुगताई से मुलाकात के बाद इनकी तस्दीक हो गई थी। अगली समाअतों के दौरान ये बातें रफ्ता रफ्ता खुलकर सामने आती चली गईं। अदालती कार्रवाइयाँ और इनकी तफसीलात, मुकदमात की तवालत, पेशियाँ, कानूनी ज़ाब्ते, ये सब बेइंतहा सब्र आज़मा चीज़ें हैं। कभी जज मौजूद नहीं है तो कभी वकील गैर हाजिर है। फिर हर अदालत में केसों की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि पेशकार के ताउन के बगैर बारी आना मुमकिन ही नहीं होता। बारी आ भी जाए तो मुमकिन है कोई और पेचीदगी पैदा हो जाती है। बाज़ औक़ात सब कुछ मौजूद होता है, लेकिन जिस गवाह की ज़रूरत होती है वो गैर हाजिर होता है। अलग़र्ज़ खुदा दुश्मन को भी अदालतों के चक्कर से बचाए। मैंने हमेशा कोशिश की है कि आप तक सिर्फ केस से मुतालिक ज़रूरी चीज़ें ही पहुंच सकें। गैर ज़रूरी तफसीलात और मुकदमात की बोरियत में मुब्तला कर देने वाली कार्रवाइयों के बयान से मैं परहेज़ करता रहा हूँ। आज की पेशी में बिल्किस जहाँ की गवाही होना थी। बिल्किस जहाँ इस केस में मेरे लिए बहुत अहमियत रखती थी। मैंने अब तक जो मेहनत की थी, इसके नतीजे में बिल्किस जहाँ को मैंने अपने खुसूसी टारगेट के लिए चुन लिया था। वह हल्फिया बयान देने के बाद फारिग हुई तो मैंने सवालात का सिलसिला शुरू किया।
मोहतरमा बिल्किस जहां, मकतूल के बेटे बरकत ने बताया है कि मकतूल ने अपने बेटे की आमद से आपको आगाह नहीं किया था। वो दानिश साहब से ये बात छुपाना चाहते थे। इसकी कोई खास वजह? बरकत का बयान झूठ के बुलंदे के सिवा कुछ नहीं है। मैं नहीं जानती कि उसे ये झूठ बोलने की जरूरत क्यों पेश आई। यानी आप मकतूल के बेटे की आमद से बाखबर थीं? मेरा मतलब है कि मकतूल ने आपको सब कुछ बता रखा था। वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाते थे। मोहतरमा बिल्किस जहां, आपने बताया है कि बरकत ने झूठा बयान दिया है, लेकिन अदालत को बताएं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं क्या कह सकती हूँ? उसके चेहरे पर उलझन के आसार नमूदार हुए। उसने कहा, मेरा ख्याल है कि बरकत मुझसे जेलिस है। इसकी वजह? इसने इमदाद तलब नजरों से वकील इस्तगासा की तरफ देखा। फाजिल वकील ने अदालत से कहा, जनाब आली, वकील सफाई गवाह को गैर जरूरी सवालात में उलझाकर अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मैंने कोई गैर जरूरी सवाल नहीं किया जनाब, मैंने जज की तरफ देखते हुए कहा। इस सवाल का जवाब बहुत ज़रूरी है। मकतूल ने अपने बेटे को किसी ज़रूरी काम के लिए बुलाया था। वो इसकी मौजूदगी में अपनी वसीयत में कोई तब्दीली कराना चाहता था। ये बात उसने अपनी अहलिया से भी पोशीदा रखी थी। ये हकीकत भी अदालत के इल्म में आ चुकी है कि बरकत मकतूल की बिल्किस जहां से शादी पर खुश नहीं था। वो अपनी वालिदा नईमा खातून की मौत का जिम्मेदार मकतूल को समझता था। इस हवाले से वो बिल्किस जहां को सख्त नापसंद करता था। फिर बिल्किस जहां वो हस्ती हैं जिसने मकतूल को आखिरी बार जिंदा देखा था। जज ने वकील इस्तगासा के एतराज़ को रद्द करते हुए मुझे जिरा जारी रखने की इजाज़त दे दी। मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, मोहतरमा बिल्किस जहां, आपके ख्याल में बरकत आपसे जेलिस है। उसने दुश्मनी में ऐसा बयान दिया है जिससे आपकी शख्सियत मशकूक हो जाती है। हालांकि आपको मालूम था कि बरकत कौन सी तारीख और कौन सी फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंच रहा है। यानी मकतूल ने आपको सब कुछ बता रखा था। जी हाँ मोहतरमा बिल्किस जहां, आपके चौकीदार बंदूक खान के बयान से बरकत की इस बात की तस्दीक होती है कि मकतूल ने बरकत को बता रखा था कि वो खुद एयरपोर्ट पर उसे लेने के लिए जाएगा। फिर आप कैसे एयरपोर्ट पर पहुंच गईं? जनाब आली, मालूम होता है कि फाजिल वकील की याददाश्त खासी कमज़ोर हो चुकी है। वकील इस्तगासा ने बीच में टांग फंसाते हुए कहा। बंदूक खान ने पुलिस को बताया था कि उसने मकतूल के बजाय जब बिल्किस जहां को एयरपोर्ट के लिए रवाना होते वक्त देखा तो उसकी वजह दरियाफ्त की थी और बिल्किस जहां ने कोई वजह बताई भी थी। वकील साहब, जरा जहन पर जोर दें। जहन पर जोर देने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है वकील साहब, मैंने मुस्कुराकर वकील इस्तगासा से कहा। आप अपना रिकॉर्ड दुरुस्त फरमा लें। गवाह बंदूक खान फाजिल अदालत में इस बात से इनकार कर चुका है कि उसने इस नौइयत का कोई बयान पुलिस को दिया था। गैर ज़रूरी बहस से परहेज किया जाए, जज ने हुक्म दिया और फिर मुझे जिरा जारी रखने का इशारा कर दिया। मैंने कहा, मोहतरमा बिल्किस जहां, आपको कैसे मालूम हुआ कि बरकत अलग सुबह कराची पहुंच रहे हैं? मुझे मलिक साहब ने बता रखा था और उन्हीं के कहने पर मैं एयरपोर्ट गई थी। आपने घर से निकलते वक्त ये तस्दीक कर ली थी कि फ़्लाइट अपने वक्त पर पहुंच रही है। मैंने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। गोया आपको एयरपोर्ट पर पहुंचकर मालूम हुआ था कि फ़्लाइट 3 घंटे लेट थी। जी हाँ मोहतरमा बिल्किस जहां, आपने एयरपोर्ट के बाहर 3 घंटे इंतज़ार करने को क्यों तरजीह दी? आप वापस आकर ये 3 घंटे आराम से घर में गुजार सकती थीं। आपके घर से बसहूलत 15-20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा जा सकता है। आप मुझे इस जुर्म में फांसी चढ़वा दें जनाब वकील साहब, वो तंजिया लहजे में बोली। आप खामखा मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। बीबी, आपसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दें, जज ने बिल्किस जहां से कहा। वो बोली, मेरी मर्जी, मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया। आपको मेरे एयरपोर्ट पर इंतजार करने पर क्या एतराज़ है? वो मुझसे मुखातिब थी। कोई एतराज़ नहीं है, मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। मोहतरमा बिल्किस जहां, जब आप एयरपोर्ट जाने के लिए रवाना हो रही थीं उस वक्त मकतूल क्या कर रहा था? वो सो रहे थे। रात भर वो शदीद बेचैनी में मुब्तला रहे थे। कोई 4 बजे उनकी आंख लग गई थी। उसके लहजे में बेजारी आया थी। आपने घर से निकलते वक्त इन्हें अपनी रवानगी के बारे में मुत्तला किया था। मैंने इन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने अपने सवालात का ज़ाविया तब्दील करते हुए पूछा। मोहतरमा बिल्किस जहां, जिस खंजर से आपके शौहर को कत्ल किया गया, आपके बकौल वो खंजर मुलजिम मीरू की मिल्कियत है। पुलिस को आपने यही बयान दिया था। आप फाजिल अदालत को बताना पसंद करेंगी कि आप कैसे जानती थीं कि वो खंजर मीरू का था? मैंने एक मरतबा उसे मीरू के पास देखा था। ये वारदात से कितना अरसा पहले की बात है? 2 माह पहले। उसने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। यानी कि 2 माह पेशतर।
देखा हुआ खंजर आपकी याददाश्त में महफूज रह गया था और आपने उसे दोबारा देखते ही पहचान लिया। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? वो मुझे घूर कर देखते हुए बोली, आपको मेरी याददाश्त पर शुबा क्यों है? यकीनन आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। मैंने उसकी बात का बुरा मनाए बगैर कहा, आपको ये भी याद होगा कि वारदात से 15-20 रोज पहले मुलजिम की वालिदा ने यही खंजर आपके हवाले किया था और आपने इस खतरनाक हथियार को कहीं फेंक देने का वादा किया था। मेरी याददाश्त में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। वो पुरएतमाद लहजे में बोली, आपको किसी ने मिसगाइड किया है। मसलन मुझे कौन मिसगाइड कर सकता है? रसूलन। इसे फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया। वो बात बनाते हुए जल्दी से बोली, मेरा मतलब है कि रसूलन अपने बेटे को बचाने के लिए कोई भी झूठी कहानी घड़ सकती है। मोहतरमा बिल्किस जहां, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कत्ल का मुहर्रिक मोहब्बत और रकाबत को करार दिया है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तगासा का पैमाना सब्र लबरेज हो चुका था। वकील सफाई एक बाइज्जत खातून पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की जनाब आली। मैंने जज की जानिब रुए सुखन मोड़ते हुए कहा, मैंने पुलिस के मौक़िफ़ का जिक्र किया था। कोई शख्स बिला जवाज कत्ल जैसे संगीन जुर्म का इर्तिकाब नहीं करता। हर कत्ल के पस मंज़र में कोई न कोई मुहर्रिक मौजूद होता है। पुलिस ने जब मेरे मुवक्किल को कातिल ठहराया, कत्ल के मुहर्रिक पर बात करने से बिल्किस जहां की हितक इज्जत का कोई पहलू नहीं निकलता। फाजिल वकील से मेरी इस्तदा है कि वो अपनी तवानाई को बचा कर रखें। इन्हें भी अदालत पूरा मौका देगी। अभी तो इन्हें मुलजिम और सफाई के गवाहों पर जिरह करना है। बेग साहब, आप सवालात का सिलसिला जारी रखें। जज ने घड़ी की जानिब देखते हुए कहा, मुझे खुद एहसास था और मेरी कोशिश थी कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा दूं। मैंने आज की समाअत के लिए खूब अच्छी तरह तैयारी कर रखी थी। एडवोकेट फिरोज चुगताई से मुलाकात के बाद मैं खुद को खासा पुरसुकून महसूस कर रहा था। मुझे उम्मीद थी कि मैं जल्द या बदेर अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हो जाऊंगा। फिरोज चुगताई के खदशात और रसूलन की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में अब तक मैं खासी तहकीकात कर चुका था और इस केस की गुमशुदा कड़ियाँ तलाश करने में कामयाब रहा था। अपनी इस अर्क रेजी को कानूनी लिबास पहनाकर अदालत के कमरे में पेश करने का काम बाकी था, सो इसके लिए मेरी जिद्दोजहद जारी थी। मुझे यकीन था कि जल्द या बदेर मैं असल कातिल को बेनकाब कर लूँगा। मैंने जज की हिदायत के मुताबिक अपने सवालात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मोहतरमा बिल्किस जहां, आपने मलिक नवाज अली से जिस वक्त शादी की तब आपकी उम्र क्या थी? तकरीबन 22 साल। आपके ख्याल में मलिक साहब की उम्र शादी के वक्त क्या होगी? लगभग 50 साल, बिल्किस जहां ने बताया। मैंने अगला सवाल किया, मोहतरमा बिल्किस जहां, क्या ये सच है कि आपने मलिक नवाज अली से दौलत के लालच में शादी की थी? ये बात झूठ है, वो दो टोक लहजे में बोली। मलिक साहब मुझसे मोहब्बत करते थे। मलिक साहब आपसे मोहब्बत करते थे या नहीं करते थे? मैंने आपसे ये नहीं पूछा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने मलिक साहब से शादी करने का फैसला किस बिना पर किया था? वो जुस्बुस करते हुए बोली, मुझे भी इनसे मोहब्बत हो गई और ये कोई जुर्म नहीं है। मोहब्बत करना वाकई कुछ जुर्म नहीं है, मैंने कहा। मोहतरमा बिल्किस जहां, क्या ये बात कुछ अजीब सी महसूस नहीं होती कि आप जैसी हसीन और जमील लड़की किसी बदसूरत शख्स से मोहब्बत करने लगे, जबकि उसके आसपास ही उस पर जान निछावर करने वाले 101 बजिया शख्स मौजूद हों? जज ने चौंक कर मेरी जानिब देखा। बिल्किस जहां के चेहरे पर भी एक रंग सा आकर गुजर गया था। मैंने कहा, मोहतरमा बिल्किस जहां, क्या आपकी शादी आपके वालिदैन की मर्जी से हुई थी? मेरा मतलब है कि आपके वालिदैन आपके इस फैसले से खुश थे? उसने परेशान नज़रों से वकील इस्तगासा की जानिब देखा। वकील इस्तगासा ने जज की तरफ देखते हुए कहा, जनाब आली, मुझे एतराज़ फाजिल वकील मोहतरमा बिल्किस जहां की ज़ातियात पर हमला कर रहे हैं। हर शख्स को यह हक हासिल है कि वो किसी से भी मोहब्बत कर सकता है और अपनी पसंदीदा शख्सियत से शादी पर भी कोई पाबंदी नहीं है। फाजिल वकील अपने सवालात से क्या साबित करना चाहते हैं? जज ने वकील इस्तगासा के एतराज़ को बजा जाना और फिर मुझसे कहा, बेग साहब आप वजाहत करें। मैंने कहा, जनाब आली, ये कोई ठगी छुपी बात तो है नहीं कि मकतूल नवाज अली ने खासी रंगीन जिंदगी गुजारी। ऐसी शोहरत रखने वाले शख्स की जानिब आम तौर पर शादी की नीयत से लड़कियां माइल नहीं होती, जबकि वो न सिर्फ बदसूरत हो बल्कि मुअम्मर भी हो। किसी खास मकसद के बगैर कोई खूबसूरत लड़की ऐसे शख्स से शादी के लिए तैयार नहीं हो सकती। मोहब्बत एक बेगर्ज जज्बे का नाम है जनाब आली।
वकील इस्तग़ासा ने फौरन कहा, फाजिल वकील मोहब्बत की तौहीन कर रहे हैं। मोहब्बत की तौहीन को मैं गुनाह अजीम समझता हूँ वकील साहब, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मुझे मोहतरमा बिल्किस जहाँ के मोहब्बत करने पर कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि मोहब्बत की तौहीन पर एतराज़ है। क्या मतलब? वकील इस्तग़ासा उछल पड़ा। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं जो कहना चाहता हूँ वही कहा। मोहतरमा बिल्किस जहाँ मलिक नवाज अली से शादी करने से पहले भी किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार थीं। अदालत में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें कटहरे में खड़ी बिल्किस पर टिकी हुई थीं। अपनी बात की वजाहत करें बेग साहब, जज ने कहा। मैंने बिल्किस जहाँ से पूछा, मोहतरमा क्या ये सच है कि मलिक नवाज अली से शादी करने से पेशतर आप शोएब दुर्रानी नामी किसी शख्स से मोहब्बत करती थीं? ये झूठ है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। वो एकदम हत्थे से उखड़ गई। आप बकवास करते हैं। आप इन्हीं वकीलों में से हैं जो स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करने में अपना सानी नहीं रखते। बीवी जज्बाती गुफ्तगू से परहेज करें, जज ने बिल्किस जहाँ को हिदायत की और फिर मुझसे कहा। बेग साहब, आप अपनी जिरात जारी रखें। मैंने महसूस किया था कि जब से मैंने बिल्किस जहाँ की शादी का तस्करा छेड़ा था, जज खुसूसी तौर पर इसमें दिलचस्पी ले रहा था। मैंने बिल्किस जहाँ की जानिब रुख फेर कर कहा, मोहतरमा बिल्किस जहाँ, क्या ये सच है कि 9 जनवरी की रात शोएब दुर्रानी आपके बंगले पर मौजूद था? इसमें हैरत की क्या बात है? वो अक्सर व पेशतर हमारे घर पर आता रहता था। जब से मलिक साहब बीमार रहने लगे थे, वो बाकायदगी से फैक्ट्री नहीं जा पाते थे, इसलिए मजबूरन शोएब को ज़रूरी हिदायत के लिए घर आना पड़ता था। आप हमारे मैनेजर के पीछे क्यों पड़ गए हैं वकील साहब? ये भी बता दूंगा मोहतरमा, मैंने खुशगवार लहजे में कहा। आप ये बताएं कि 9 जनवरी की रात शोएब दुर्रानी कितने बजे तक आपके बंगले पर रहा था? डिनर उसने हमारे साथ ही किया था। मेरा ख्याल है कि वो कोई 11 साढ़े 11 बजे रुखसत हुआ होगा। मोहतरमा बिल्किस जहाँ, आप मलिक साहब के कारोबार से बड़ी हद तक वाकिफियत रखती हैं। शादी से पहले आप इनकी सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। क्या आप बताना पसंद फरमाएंगी कि शोएब दुर्रानी को मलिक साहब कितनी तनख्वाह देते थे? 30,000, बिल्किस जहाँ ने जवाब दिया। मोहतरमा बिल्किस जहाँ, आपने पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी, इसमें मलिक नवाज अली के कत्ल के अलावा ये बात भी शामिल है कि आपके घर से 1 लाख रुपए भी चोरी हुए थे, जो मकतूल ने वक़्वा से एक रोज़ पेशतर कपड़ों की अलमारी में रखे थे। अब बता सकती हैं कि इतनी बड़ी रकम यूं ही कपड़ों की अलमारी में क्यों रख दी गई थी? आपके लिए ये बहुत बड़ी रकम होगी, वो रऊनत से बोली, और आपके सवाल का मुनासिब जवाब तो मलिक साहब ही दे सकते थे। मलिक साहब जवाब देने के काबिल होते तो फिर इस खटरा की ज़रूरत ही क्या थी? मैंने मायनाखेज़ नज़रों से बिल्किस जहाँ की तरफ देखते हुए कहा। मोहतरमा बिल्किस जहाँ, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, ज़रा सोच समझकर जवाब दीजिएगा। मैंने बिल्किस जहाँ के चेहरे पर नज़रें जमा दी। 10 जनवरी की तारीख में शोएब दुर्रानी ने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कराए थे। आप इस बारे में कुछ बताना पसंद करेंगी? ये तो आप शोएब दुर्रानी ही से पूछें। अल्फाज बड़ी मुश्किल से उसके हलक से बरामद हुए। मैंने बगौर देखा, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। अपने कदमों पर खड़े रहना इसके लिए दुश्वार साबित हो रहा था। वो कटहरे की दीवार का सहारा लेने पर मजबूर हो गई थी। शोएब दुर्रानी से भी पूछ लेंगे, मैंने मजबूत लहजे में कहा। फिर जज को मुखातिब करते हुए इस्तदा की, जनाब आली, मोहतरमा बिल्किस जहाँ के बयान के मुताबिक मकतूल मलिक नवाज अली का मैनेजर शोएब दुर्रानी 9 जनवरी की रात को 11 साढ़े 11 बजे तक उनके घर पर मौजूद था। फाजिल, अदालत जानती है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक नवाज अली की मौत 10 जनवरी की सुबह 4 और 5 बजे के दरमियान वाक़ हुई, यानी मैनेजर शोएब दुर्रानी की बंगले से रवानगी और मलिक साहब की मौत के दरमियान तकरीबन 5 घंटे का वक्फा हाइल है। मकतूल की बेवा बिल्किस जहाँ ने अपने बयान में ये भी बताया है कि मकतूल नवाज अली वक़्वा की रात तबीयत की खराबी के बायस देर तक बेचैनी में मुब्तला रहे थे और 4 बजे के करीब इनकी आंख लग गई थी। सुबह एयरपोर्ट जाते वक्त बिल्किस जहाँ ने मकतूल को जगाने की कोशिश नहीं की थी। इस तरह देखा जाए तो मकतूल नवाज अली की बेवा के अलावा मैनेजर शोएब वो वाहिद शख्स है जिससे मकतूल नवाज अली ने अपनी मौत से पहले मुलाकात की थी। इसके अलावा भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सरेदस्त बयान नहीं की जा सकती। मैं फाजिल अदालत से इल्तमास करता हूँ कि वो मकतूल के मैनेजर शोएब दुर्रानी को पाबंद गवाह की हैसियत से बजरिया समन अदालत में बयान देने के लिए तलब करें। वकील इस्तग़ासा ने मेरी दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं किया, लिहाजा जज ने शोएब दुर्रानी के नाम समन जारी करने का हुक्म जारी कर दिया। बिल्किस जहाँ की गवाही के बाद जज ने आइंदा तारीख तक समाअत मुलतवी कर दी।
मलिक नवाज अली मर्डर केस को अदालत में लगे हुए कमोबेश 5 माह का अरसा गुजर चुका था। इस दौरान में मुझे बहुत मसरूफ रहना पड़ा। मेरे 3-4 और केस भी मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे थे, मगर मेरे लिए सबसे दिलचस्प केस यही था और मैंने इस केस की तैयारी के लिए रोज़ो शब एक कर दिए थे। किसी बेगुनाह को बरी करवाने में मुझे जो तस्कीन हासिल होती है वो बयान से बाहर है। जब से मैंने मकतूल के वकील फिरोज चुगताई से तफसीली मुलाकात की थी, मैं बहुत पुरुम्मीद हो गया था कि आखिरकार अपने मुवक्किल को इंसाफ दिलवाने में कामयाब हो जाऊंगा। इसी सिलसिले में एक रोज़ मैं इस अखबार के दफ्तर भी जा पहुंचा जिसने मलिक नवाज अली के कत्ल को बातस्वीर बड़ी तफसील से शाया किया था। मज़कूर अखबार के एक न्यूज़ एडिटर से मेरी देरीना शनासाई थी। फिर जिस बैंक में मकतूल के मैनेजर शोएब दुरानी का अकाउंट था, इस बैंक के मैनेजर से मिलकर भी मुझे मुफीद मालूमात हासिल हुई थीं। अगली पेशी पर मैंने वकील इस्तग़ासत को अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करने का मौका दिया। सफाई के गवाहों में मीरू का दोस्त मुज़फ़्फ़र अली और मीरू की वालिदा रसूलन बीबी शामिल थी। वकील इस्तग़ासा ने घुमा फिरा कर बहुत से सवालात किए, मगर इसे कुछ हासिल न हो सका। गवाह मुज़फ़्फ़र अली ने वक़ुआ की रात मुलजिम की अपने घर मौजूदगी की तस्दीक कर दी थी। मुलजिम की मां ने भी अपने बेटे की बेगुनाही के लिए बहुत कुछ कहा था, मगर इसकी गवाही का ज़्यादातर हिस्सा जज्बात से मग़लूब जुमलों पर मुश्तमिल था। इस रोज़ की इब्तिदाई कार्रवाई में ऐसी कोई ख़ास बात सामने नहीं आई जिसके बयान को ज़रूरी समझा जाए। ताहम मकतूल का मैनेजर शोएब दुरानी भी इस रोज़ अदालत में मौजूद था, मगर इस रोज़ मेरी बारी न आ सकी। वकील इस्तग़ासा ने इतना ज़्यादा वक्त ले लिया था कि अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। मैंने जज से दरख्वास्त की कि आइंदा पेशी पर मैं शोएब दुरानी पर जिरह करना चाहता हूँ। जज ने 1 माह बाद की तारीख दे दी। 1 माह बाद मैं फिर इसी अदालत में मौजूद था। इस केस के बाकी किरदार पहले से वहाँ मौजूद थे। मैंने अपनी हाजिरी लगाई और पेशकार से अपने नंबर के बारे में दरियाफ्त किया। मुझे मालूम हुआ कि दूसरा नंबर हमारा है। इसी दौरान में मुलजिम मीरू भी तफ्तीशी अफसर की निगरानी में अदालत में आ पहुंचा। मैंने तफ्तीशी अफसर से कहा, आज मैं एक खुसूसी किरदार पर जिरह करूंगा। मेरी जिरह को ज़रा ध्यान से सुनना, हो सकता है कि तुम्हें इससे कुछ मदद मिल जाए। जाने दें वकील साहब, वो तंज़िया लहजे में बोला, आप हमें हमारा काम सिखाने की कोशिश ना करें। हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। आप हमें मशवरा देने की बजाय अदालत में ज़ोर आजमाई करें, शायद कोई बात बन जाए। वैसे जज साहब आपकी लच्छेदार बातों से मुतासिर होने वाले नहीं हैं। हमने बड़ा ज़ोरदार चालान पेश किया है। अच्छा, मैंने मुस्कुराते हुए हैरत का इजहार किया। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो चपरासी ने बरामदे में जाकर आवाज़ लगाई, शोएब दुरानी वल्द मुजीब दुरानी अदालत में हाजिर हो। चंद लम्हों के बाद शोएब दुरानी अदालत के कमरे में दाखिल हुआ और मरे हुए कदमों से चलता हुआ कटहरे में जाकर खड़ा हो गया। दूसरे कटहरे में मुलजिम अमीर बख्श उर्फ मीरू पहले से मौजूद था। वकील इस्तग़ासा भी आ चुका था। शोएब दुरानी का मुख्तसर बयान हुआ तो जज ने मुझे जिरह का इशारा किया। मैंने आगे बढ़कर कहा, शोएब दुरानी साहब, वक़ुआ की रात आप अपने बॉस से किस सिलसिले में मिलने आए थे? सिलसिला क्या होगा, जाहिर है मैं इनका मैनेजर था, काम ही के सिलसिले में आया था। मैं काम की नौइयत के बारे में ही पूछ रहा हूँ, उसने बताया। कुछ ज़रूरी कागजात पर मलिक साहब के दस्तखत होना ज़रूरी थे। मलिक साहब चंद रोज़ से फैक्ट्री नहीं आ रहे थे, इसलिए मुझे खुद हाजिर होना पड़ा। शोएब दुरानी साहब, जिस रात मलिक नवाज अली को कत्ल किया गया, इस रोज़ आप कितने बजे उनके घर पहुँचे थे? शाम 6 बजे। आपकी रवानगी कितने बजे हुई थी? गालिबन 11 बजे का वक्त था। शोएब दुरानी साहब, आप मकतूल के मुलाजिम थे, उन्होंने आपको अपनी फैक्ट्री का मैनेजर बना रखा था। क्या इसके अलावा भी आपका मकतूल से कोई ताल्लुक था? नहीं, हमारे दरमियान सिर्फ मालिक और मुलाजिम का ही ताल्लुक था, वो कतईयत से बोला। इसके बावजूद भी आप अक्सर व बेशतर इनसे घर पर मुलाकात के लिए आते रहते थे। वो बेजारी से बोला, मैं इसकी वजह बता चुका हूँ। शोएब दुरानी साहब, मैंने अपनी जिरह को आगे बढ़ाते हुए कहा, आप वक़ुआ की रात लगभग 5 घंटे मकतूल के घर पर मौजूद रहे। आप अदालत को बताएंगे कि कागजात पर दस्तखत के बाद इतनी देर क्यों लग गई? के चेहरे पर परेशानी के तासुरात नमूदार हुए। वो बोला, दस्तखत तो चंद मिनट में हो गए थे। मलिक साहब ने मुझे डिनर के लिए रोक लिया था। फिर बातों बातों में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ और 11 बज गए। शोएब दुरानी साहब, क्या आपकी मकतूल के साथ ऐसी बेतकल्लुफ़ी थी कि वो डिनर पर आपको रोक लें?
وہ بہت ہمدرد اور خوش اخلاق انسان تھے، میرے ساتھ بڑے حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ گویا آپ اکثر دیر دیر تک ان کے گھر پر رک جایا کرتے تھے؟ جی ہاں۔ وہ میرے سوال پر گڑبڑا گیا، پھر ذرا سنبھل کر بولا، ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا، عام طور پر میں زیادہ دیر ان کے پاس نہیں رکتا تھا۔ شعیب درانی صاحب، آپ نے عدالت کو بتایا کہ وقوع کی رات ملک نواز علی سے گفتگو کے دوران میں آپ کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا، یعنی آپ تقریباً 5 گھنٹے تک ان سے باتیں کرتے رہے تھے۔ یہ بات بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان دنوں ملک صاحب کی طبیعت ناساز رہنے لگی تھی اور وہ بہت کم فیکٹری جاتے تھے، اس لیے ان دنوں آپ کو بار بار ان کے بنگلے پر آنے کی زحمت اٹھانا پڑ رہی تھی۔ آپ فاضل عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ ایسی کون سی دلچسپ باتیں تھیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں، اور ملک صاحب بھی خراب طبیعت کے باوجود ان باتوں میں مگن تھے؟ وہ تھوک نگل کر بولا، ملک صاحب مارکیٹ میں ایک نئی پروڈکٹ لانا چاہ رہے تھے اور ہماری فیکٹری میں سلک، جارجٹ اور ٹیشو تیار کیا جاتا ہے۔ اب ملک صاحب نے اورگنزا نام کے ایک اور کپڑے کی تیاری کا منصوبہ بنایا تھا۔ ہم اسی سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے اچانک سوال کیا، شعیب درانی صاحب، بلقیس جہاں آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وکیل استغاثہ نے تیزی سے کہا، جناب عالی، مجھے اعتراض ہے۔ فاضل وکیل مقدمے کی اہم گواہ کی توہین کر رہے ہیں اور غیر ضروری سوال کر کے عدالت کا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو درست تسلیم کرتے ہوئے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ ٹو دی پوائنٹ سوال کریں۔ میں نے جج کی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال کیا، شعیب درانی صاحب، آپ وقوع کی رات ملک صاحب کے بنگلے سے رخصت ہونے کے بعد کہاں گئے تھے؟ ظاہر ہے مجھے اپنے گھر ہی جانا تھا، اور کہاں گیا ہوں گا؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ جج نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دیں۔ وہ بولا، میں اپنے گھر گیا تھا۔ شعیب درانی صاحب، آپ کی رہائش کس علاقے میں ہے؟ ناظم آباد میں۔ آپ کتنے بجے گھر پہنچے تھے؟ فجر کی اذان ہو رہی تھی، صحیح وقت کا مجھے اندازہ نہیں ہے، وہ روانی میں کہہ گیا، اور اگر ایسا نہیں تھا تو اس کی ڈھٹائی دیدنی تھی۔ شعیب درانی صاحب، پی ای سی ایچ ایس سے ناظم آباد تک پہنچنے کے لیے کم از کم 45 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کو یہ فاصلہ طے کرنے میں تقریباً 7 گھنٹے کیوں لگ گئے؟ کیا آپ نے یہ سفر پیدل طے کیا تھا؟ جی ہاں، یوں ہی سمجھ لیں، وہ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ اس کے چہرے پر آ کر گزرنے والے رنگ سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، مگر وہ مکاری سے اپنی بات نبھانے پر تل گیا تھا۔ آپ سے جو کچھ پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں۔ جج نے سرزنش کی۔ غریب آباد کے قریب اچانک میری گاڑی بند ہو گئی تھی۔ میں دیر تک اسے اسٹارٹ کرنے کی ناکام کوششوں میں لگا رہا، پھر قریب کے پیٹرول پمپس پر بھی گیا، مگر کہیں بھی کوئی مکینک دستیاب نہیں ہو سکا۔ اسی دوران میں پولیس کی ایک گاڑی وہاں آ گئی۔ دفتر کی گاڑی میں کاغذ پورے نہیں تھے، وہ مجھے دھمکیاں دینے لگے اور آخر میری جامہ تلاشی لے کر جیب سے 400 روپے نکال کر لے گئے۔ میں بہت دیر تک وہاں پریشان رہا، آخر سبزی منڈی سے آنے والی ایک سوزوکی کے ڈرائیور کی مدد سے اپنی گاڑی کو گھر باندھ کر پہنچا تو مسجدوں سے اذان کی صدائیں آ رہی تھیں۔ اس نے رک رک کر سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے ایک مربوط کہانی گھڑ ڈالی۔ میں نے پوچھا، شعیب درانی صاحب، آپ کو ملک صاحب کی موت کے بارے میں کب پتہ چلا؟ دوپہر میں بلقیس جہاں صاحبہ نے فون پر بتایا تھا۔ آپ نے وہ فون کال کہاں ریسیو کی تھی؟ میرا مطلب ہے کہ آپ اس وقت کہاں تھے جب آپ کو ملک صاحب کی موت کی خبر ملی؟ اس نے بتایا کہ اس وقت میں فیکٹری میں تھا۔ آپ عموماً کتنے بجے فیکٹری میں پہنچ جاتے ہیں؟ 10 بجے تک، وہ بے ساختہ بولا، اور پھر اپنے بیان میں اضافہ کیا، لیکن 10 جنوری کو میں 11:30 بجے فیکٹری پہنچا تھا۔ رات بھر کی بیگار کے بعد ایسا سویا کہ 10 بجے سے پہلے آنکھ ہی نہیں کھل سکی تھی۔ شعیب درانی صاحب، ملک صاحب آپ کو کتنی تنخواہ دیتے تھے؟ 30,000 روپے، اس نے بتایا، اور پھر بولا، اس کے علاوہ بھی ملک صاحب 5,000 روپے ماہانہ بصورت چیک دیا کرتے تھے، جس کا سیلری رجسٹر سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ملک صاحب نے ہدایت کر رکھی تھی کہ میں اس رقم کا ذکر دوسرے ملازمین سے نہ کروں۔ لوہا گرم ہو چکا تھا، میں نے ایک بھرپور چوٹ لگائی۔ شعیب درانی صاحب، 10 جنوری کو آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے جمع کرائے گئے تھے، اس کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ وہ رٹو طوطے کی طرح فر بولا، وہ ملک صاحب نے مجھے دیے تھے۔ اس کی پیشانی پر خنکی کے باوجود پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ کس مقصد کے لیے؟ ہمیں 11 جنوری کو ایک پارٹی کو پیمنٹ کرنا تھی، وہ کمزور آواز میں بولا۔ نئے سوال نے اسے بڑی حد تک اعتماد سے محروم کر دیا تھا۔ شعیب درانی صاحب،
जो रकम किसी पार्टी को दी जाने वाली थी वो आपके अकाउंट में कैसे पहुंच गई? मेरा मतलब है, अगर रकम को बैंक में जमा कराना ही मकसूद था तो इसे यकीनन फैक्ट्री के अकाउंट में जमा होना चाहिए था। अब वो बुरी तरह परेशान नजर आने लगा। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की थी कि जज बड़ी दिलचस्प नज़रों से गवाह शोएब दुरानी को देख रहा था। मैंने सवालात का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, शोएब दुरानी साहब, मैंने आपसे कुछ देर कबल फाजिल अदालत को ये बात बताई थी कि बकुआ की रात मलिक साहब के बंगले से वापसी के दौरान में गरीबाबाद के नज़दीक चंद पुलिस वालों ने आपको घेर लिया था और आपने 400 रुपये देकर जान छुड़ाई थी। पुलिस वाले जब किसी को घेरते हैं तो ठीक ठाक तरीके से उसकी तलाशी भी लेते हैं। 1 लाख की रकम उनकी तलाशी से कैसे बच गई? वो अच्छा खासा नर्वस हो चुका था। मैंने देखा कि उसकी आंखों से खौफ झलक रहा था। वो मिनमिनाई हुई आवाज़ में बोला, मैंने वो रकम गाड़ी की ड्राइविंग सीट के नीचे छुपा दी थी। आजकल शहर में रहज़नी की वारदातें बहुत हो रही हैं। मैंने हिफाजत के नुक्ता नज़र से रकम अपने पास नहीं रखी थी और मेरी बरवक्त एहतियात काम आ गई और रकम ज़ाया होने से बच गई। मैंने अगला सवाल किया, हाँ वाकई आप ठीक कह रहे हैं, वो रकम अभी तक आपके अकाउंट में महफूज है। उसने इमदाद तलब नज़रों से बिल्किस जहाँ की तरफ देखा। बिल्किस जहाँ इसे अपनी जानिब देखते पाकर दूसरी तरफ देखने लगी। मैंने दोनों की मुश्किल आसान करते हुए जज को मुखातिब किया, जनाब अली, मैं फाजिल अदालत से इस्तदा करता हूँ कि वो मुल्जिम अमीर बख्श और मीरू और गवाह शोएब दुरानी को हुक्म दे कि वो एक कागज़ पर दस्तखत करके आपके हवाले करें। मेरी इस अजीबोगरीब फरमाइश पर वकील इस्तग़ासा चुप न रह सका। वो बोला तो उसके लहजे में बरहमी का उनसा नुमायां था। जनाब अली, यह अदालत का कमरा है, ना कि कोई तमाशागाह। वकील सफाई जाने क्या साबित करना चाहते हैं? आपको क्या एतराज़ है वकील साहब? जज ने वकील इस्तग़ासा से दरियाफ्त किया। मुझे एतराज़ है जनाब, वकील इस्तग़ासा ने एतराज़ बराए एतराज़ के तौर पर कहा, खामखा फाजिल अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। बेग साहब, आप क्या साबित करना चाहते हैं? जज ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, जनाब अली, मैं एक बहुत बड़ा इंकशाफ करना चाहता हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि मेरी ये इल्तिजा कबूल की जाए। जज ने मेरी फरमाइश पूरी करने की इजाज़त दे दी। शोएब दुर्रानी और मीरू को एक एक कागज़ और कलम मुहैया किया गया। फिर दोनों ने जज की हिदायत के मुताबिक अपने अपने हिस्से के कागज़ पर दस्तखत ज़ब्त कर दिए। दोनों कागज़ जज को पेश कर दिए गए। शोएब दुर्रानी ने दाएं हाथ से दस्तखत किए थे जबकि मीरू ने बाएं हाथ से। जब मीरू ने हवालात में वकालतनामे पर दस्तखत किए थे तो मुझे मालूम हो गया था कि वो लेफ्ट हैंडेड है। जज ने दोनों के दस्तखत मुलाहिजा करने के बाद निगाह उठाकर मेरी जानिब देखा। मेरी दरख्वास्त पर अमल किया जा चुका था। मैंने गला साफ करके कहा, जनाब अली, आपने अपनी नज़रों से देखा है कि मुल्ज़िम मीरू ने बाएं हाथ से दस्तखत किए हैं जबकि मकतूल के सीने पर खंजर उतारने वाला शख्स दाएं हाथ से काम करने का आदी है। लिहाजा ये बात साबित हो गई कि कत्ल मीरू ने नहीं किया। वकील इस्तग़ासा बीच में खड़ा हो गया। जनाब अली, फाजिल वकील को कैसे इल्हाम हुआ कि कातिल दाएं हाथ से काम करने का आदी है? अदालत की नज़र में ऐसी फर्जी बातों की कोई अहमियत नहीं है। वैसे फाजिल वकील कहानी घड़ने में खासी महारत रखते हैं। उसने तंजिया नज़रों से मेरी जानिब देखा। जज ने मुझसे पूछा, बेग साहब, आप क्या कहते हैं? मैंने कहा, जनाब अली, मैंने कोई फर्जी बात नहीं की बल्कि अपने मौक़िफ़ को अदालत में साबित भी कर सकता हूँ। वो कैसे? वकील इस्तग़ासा ने हिकारत से मेरी जानिब देखते हुए कहा। मैंने अपनी फ़ाइल में से चंद तस्वीर निकाल कर जज को पेश कर दी। मैंने वो तस्वीर इस अखबार के दफ्तर से हासिल की थी जिसने मलिक नवाज़ अली के कत्ल की तफसीली रिपोर्ट शाया की थी। वकील इस्तग़ासा हवन्नकों की मानिंद जज की जानिब देख रहा था। जज ने बगौर तस्वीर का जायज़ा लेने के बाद सवालिया नज़रों से मुझे देखा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहना शुरू किया, जनाब अली, मैंने फाजिल अदालत में जो तस्वीर पेश की हैं इनमें से एक तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मकतूल जिस बेड पर लेटा हुआ है वो बेड कमरे के एक दीवार के साथ लगा हुआ है। तस्वीर में मकतूल बेड की दीवार वाली साइड पर चित लेटा हुआ नजर आ रहा है, यानी मकतूल का बायां पहलू दीवार के इंतहाई करीब है। खंजर को मकतूल के सीने में ऐन दिल के मकाम पर पेवस्त किया गया है। तस्वीर में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि बेड का सिरहाना भी एक दीवार से लगा हुआ है, यानी बेड बेडरूम के एक कोने में सेट किया गया है। ऐसी सूरत में बेड पर चढ़ने के लिए बेड की सिर्फ साइड ही इस्तेमाल की जा सकती है, यानी या तो पायती से बेड पर चढ़ा जा सकता है और या फिर बेड की वो साइड इस्तेमाल की जा सकती है जो दीवार के साथ लगी हुई नहीं है।
फाजिल अदालत इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकती है कि तस्वीर में मकतूल जहां और जिस पोजीशन में लेटा हुआ नजर आ रहा है, उसके सीने में खंजर उतारने के लिए कातिल का दायां हाथ इस्तेमाल होना ज़रूरी है। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है, जिस किसी ने भी मकतूल नवाज अली के सीने में खंजर उतारा है, वो दाएं हाथ से काम करने का आदी है। और इससे ये बात कहाँ साबित होती है कि कत्ल शोएब दुरानी ने किया है। वकील इस्तग़ासा ने दखल दर माकूलात करते हुए नुक्ता उठाया, लेकिन ये बात ज़रूर साबित हो जाती है कि कत्ल मेरे मुवक्किल ने नहीं किया। मैंने सख्त लहजे में कहा, फिर जज की तरफ देखते हुए इस्तदा की, जनाब आली, मुझे अपनी बात पूरी करने दी जाए और फाजिल वकील को सब्र सुकून की तलकीन की जाए। जज ने घूर कर वकील इस्तग़ासा की जानिब देखा और फिर मुझसे कहा, बेग साहब, आप अपना बयान जारी रखें। मैंने कहा, जनाब आली, पुलिस ने वक़ुआ का जो नक्शा तैयार किया है, इसकी तफसीलात इस तस्वीर में नज़र आने वाली तफसीलात से 100% मुताबिकत रखती हैं। जज ने चंद सानियों तक पुलिस की रिपोर्ट के मंदरजात का जायजा लिया और फिर अस्बात में सर हिलाते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने अपना बयान जारी रखा, जनाब आली, अगर किसी शख्स के सीने में खंजर उतारा जाए तो वह आसानी से जान नहीं दे देता, कुछ देर तड़पता फड़कता रहता है, लेकिन तस्वीर में बिस्तर की हालत कोई और ही कहानी सुना रही है। वहाँ किसी अफरा तफरी के आसान नज़र नहीं आते, बल्कि यूँ महसूस होता है जैसे मकतूल ने किसी से दरख्वास्त की हो कि आओ और मेरे सीने में खंजर घोंप दो, मैं सी तक नहीं करूँगा और चुप चुपाते जान दे दूँगा। मैंने एक लम्हे रुक कर हाज़रीन अदालत का जायज़ा लिया और फिर सिलसिला कलाम जोड़ते हुए कहा, जनाब आली, ऐसा सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब या तो मकतूल गहरी नींद में हो, यानी कि बेहोशी की हद तक गहरी नींद में हो, या फिर वो सिरे से जिंदा ही ना हो। कीमियाई तज़किये की रिपोर्ट पहली सूरत की तरफ इशारा करती है, यानी मकतूल इस वक्त आलम बेहोशी में था, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के जिस्म में डायज़ेपाम की भारी मिकदार पाई गई है। वाज़ेह रहे कि मकतूल बेखाबी का शिकार था और डॉक्टर ने मकतूल के लिए रोश कंपनी की तैयार करदा दवा वैलियम 2 तजवीज़ की थी। वैलियम 2 तो दरअसल दवा का ट्रेड नेम है, जबकि इसमें पाई जाने वाली असल मस्कन दवा डायज़ेपाम कहलाती है। इससे ये बात सामने आती है कि जब मकतूल के सीने में खंजर उतारा गया, उस वक्त वो डायज़ेपाम के ज़ेरे असर था। जज दिलचस्पी से मेरा बयान सुन रहा था। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जनाब आली, ये बात फाजिल अदालत के इल्म में आ चुकी है कि वक़ुआ की रात मकतूल से मिलने वाला आखिरी शख्स शोएब दुरानी था। उसकी रवानगी के 5 घंटे बाद मलिक नवाज अली की मौत वाक़ हुई है। इसी तरह मकतूल की बेवा बिल्किस जहां जब 10 जनवरी की सुबह बरकत को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट रवाना हुई, तो इनकी रवानगी से 1.5-2 घंटे पेशतर मलिक नवाज अली इस दुनिया को खैरबाद कह चुका था। फिर गवाह शोएब दुरानी ने अपनी कार खराब होने और पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाने की जो कहानी सुनाई है, वो इसकी शख्सियत को मशकूक बनाती है। अलावा इसी मकतूल के दिए हुए 1 लाख रुपए जो किसी कारोबारी पार्टी को दिए जाना थे, इनकी गवाह के अकाउंट में मुंतकली क्या मायने रखती है। वाज़ेह रहे कि मकतूल की बेवा ने वक़ुआ की रात बेडरूम में मौजूद कपड़ों की अलमारी में से 1 लाख रुपए की चोरी की भी रिपोर्ट की है, जो शोएब दुरानी के वाज़ेह एतराफ़ के बाद गलत और बदनीयती पर मबनी साबित हो जाती है। मैंने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद कहना शुरू किया, जनाब आली, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट ने ये बात साबित कर दी है कि खंजर के दस्ते पर पाए जाने वाले निशानात मुल्ज़िम मीरू की उंगलियों के नहीं हैं। ऐसी सूरत में मेरी फाजिल अदालत से इस्तदा है कि वो दोनों मशकूक अफराद गवाह शोएब दुरानी और मकतूल की बेवा बिल्किस जहां के फिंगरप्रिंट्स लेने की हिदायत जारी करे, ताकि इस केस की कोई वाज़ेह सूरत सामने आ सके। मैं अपनी बात मुकम्मल करने के बाद अपनी सीट पर जा बैठा। जज ने मेरी दरख्वास्त पर मज़कूरा अफराद के फिंगरप्रिंट्स लेने के बारे में मुतालिका हुक्काम के लिए हिदायत जारी की और तफ्तीशी अफसर पर यह बात वाज़ेह कर दी कि वो गवाह शोएब दुरानी पर खुसूसी नज़र रखे और इस पर पाबंदी लगा दी जाए कि वो अपने इलाके के थाने में रिपोर्ट किए बगैर कहीं जाने की कोशिश न करे। इसके बाद जज ने नई तारीख देकर समाअत मुलतवी कर दी। मैं जब अदालत के कमरे से निकलकर बरामदे में पहुंचा, तो मैंने देखा कि तफ्तीशी अफसर खा जाने वाली नज़रों से मुझे घूर रहा था। मैंने इससे कहा, शोएब दुरानी का ज़रा ख़ास ख्याल रखना, अगली पेशी पर मुझे अपने मुवक्किल की ज़मानत मंजूर करवाना है। इसने कोई जवाब नहीं दिया और मीरू को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर वहां से रवाना हो गया। आइंदा पेशी पर अदालत ने मीरू को जमानत पर रिहा कर दिया। अदालत ने मीरू की शख्सी जमानत दी थी,
जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट ने कातिल को बेनकाब कर दिया था। खंजर के दस्ते पर पाए जाने वाले उंगलियों के निशानात शोएब दुर्रानी की उंगलियों के निशानात से मैच कर गए थे। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया था कि वो शोएब दुर्रानी को गिरफ्तार करके नया चालान पेश करे। फिर अदालत की मखसूस फिजा में पहुंचकर शोएब दुर्रानी रिकॉर्ड की तरह बचने लगा। पुलिस वाले तो पत्थरों को बोलने पर मजबूर कर देते हैं। शोएब दुर्रानी किस खेत की मूली था? चंद घंटों की फेटी ने इसे जबान खोलने पर मजबूर कर दिया था। बिल्किस जहां ने हैरत अंगेज तौर पर तोता चश्मी का मुजाहरा किया और शोएब से मिलने तक नहीं आई थी। एक ही रात में पुलिस ने शोएब दुर्रानी से इकबाल जुर्म करवा लिया था। उसने पुलिस को जो बयान दिया उसका खुलासा यूं था। बिल्किस जहां और शोएब दुर्रानी में देरी ना आशनाई थी। मलिक नवाज अली के ऑफिस में मुलाजमत दिलवाने में शोएब ने बिल्किस जहां से बहुत ताउन किया था। मलिक नवाज अली खूबसूरत औरतों का रसिया था, मगर अभी तक उसने बिल्किस जहां की तरफ कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं की थी। फिर मलिक साहब को अपनी एक प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग की ज़रूरत पेश आई और इसने एक फैशन शो का प्रोग्राम बनाया। तमाम इंतजामात मुकम्मल थे, मगर ऐन वक्त पर पता चला कि एक मॉडल का एक्सीडेंट हो गया था। अब फौरी तौर पर किसी दूसरे मॉडल का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अगले रोज़ फैशन शो का प्रोग्राम था, जो कि एक मकामी 4 स्टार होटल में होना तय पाया था। मलिक नवाज अली की परेशानी का हल मैनेजर शोएब दुर्रानी ने पेश कर दिया। शोएब दुर्रानी ने तजवीज़ पेश की कि क्यों न बिल्किस जहां को इस मॉडल की जगह पेश किया जाए। मलिक नवाज ने जब इस तजवीज़ पर गौर किया तो बात इसकी समझ में आ गई। बिल्किस जहां को मॉडलिंग के लिए तैयार करना शोएब दुर्रानी के बाएं हाथ का खेल था। फिर फैशन में बिल्किस जहां ने वो कयामत ढाई कि मलिक नवाज अली के होश उड़ गए। इस नौइयत का होशरुबा हुस्न उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। वो कई दिनों से बिल्किस जहां को अपनी गैर निसाबी सरगर्मियों का हिस्सा बनाने के बारे में सोच रहा था। फैशन शो के इख्तिताम पजीर होने से पहले पहले उसकी सोच में इनकलाबी तब्दीली पैदा हो चुकी थी। बिल्किस जहां का हुस्न बेमिसाल नवाज अली के दिल की दुनिया को तहोबाला कर चुका था और वो इसे दिल की मलका बनाने का फैसला कर चुका था। और फिर बिल्किस को मिसेस नवाज अली बनने में देर न लगी। शोएब दुर्रानी अपने प्लान की कामयाबी पर बेहद खुश था। 6 माह तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। बिल्किस जहां शोएब के इशारों पर नाचती रही। ये दोनों का मुश्तरका मंसूबा था। वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे, मगर इनकी चाहत में पोशीदा लालच कोई समझ नहीं सकता था। वो मनफी सोच के मालिक, मुजरिमाना जहन रखने वाले इंसान थे। बिल्किस जहां का जादू सर जोड़कर बोल रहा था। मलिक नवाज अली की हैसियत उसके हाथों में एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं थी। इस दाना और बीना शख्स की अकल पर गारत गरे होश बिल्किस जहां ने पर्दे डाल दिए थे। वो जो हसीन औरतों को एक खिलौने से ज्यादा अहमियत नहीं देता था, अब बिल्किस जहां की उंगली पकड़कर चलने का मोहताज था। बिल्किस जहां की लम्हा बलम्हा रिपोर्ट शोएब दुर्रानी के लिए बाइस से इत्मीनान थी। फिर बिल्किस जहां ने अपनी पॉलिसी में कुछ तब्दीली की। अब वो निहायत अहम बातें शोएब दुर्रानी से छुपाने लगी। इसी दौरान में बिल्किस जहां ने मलिक नवाज अली को इस तरह शीशे में उतारा कि वो अपना सब कुछ उसके नाम करने को तैयार हो गया। मलिक नवाज अली ने अपने वकील से मशवरा किया। फिरोज चुगताई ने इसे इस हिमाकत से बाज रहने की हिदायत की और ये भी याद दिलाया कि उसका एक जवान बेटा भी है जो उसकी दौलत और जायदाद पर पूरा हक रखता है। मलिक नवाज अली ये चाहता था कि वो वकील से ऐसी वसीयत लिखवाए कि इसकी मौत के बाद सब कुछ इसकी बीवी बिल्किस जहां को मिल जाए। वकील ने इसकी मालूमात में इजाफा करते हुए बताया कि इस नौइयत की वसीयत की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। आप अपनी ज़िंदगी में अगर चाहें तो अपना सब कुछ किसी भी शख्स को दे सकते हैं। इसे कानूनी ज़बान में हिबा करना कहते हैं। इसके लिए बाकायदा हिबानामा तहरीर किया जाता है, लेकिन वसीयत में आप किसी शख्स को अपनी कुल दौलत और जायदाद के 1/3 हिस्से से ज़्यादा नहीं दे सकते। फिरोज चुगताई की बात नवाज अली की समझ में आ गई और उसने कुछ इस अंदाज में वसीयतनामा लिखवाया कि इसकी मौत के बाद इसकी कुल दौलत और जायदाद को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करके बिल्किस जहां, बरकत और कैंसर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर दिया जाए। बिल्किस जहां को ये सारी बातें मालूम थीं, मगर उसने शोएब दुर्रानी को इसकी हवा भी नहीं लगने दी थी और हर बार इसे अभी इंतज़ार करो का कहकर टाल देती थी। मुझे बहुत सी बातें वकील फिरोज चुगताई ने बताई थीं। इसी वजह से मुझे ये भी मालूम हुआ था कि किसी नजूमी ने मलिक नवाज अली को ख़राब हालात की पेशगोई करके परेशान कर दिया था और अपनी मौत से चंद रोज़ कबल मलिक नवाज अली ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो अपनी वसीयत को तब्दील करके नया वसीयतनामा तहरीर करवाना चाहता है। इसी सिलसिले में उसने बरकत को भी अमेरिका से बुलवा लिया था।
फिरोज चुगताई ने मुझे एक चौंका देने वाली बात ये बताई थी कि मलिक नवाज अली अपनी बीवी बिल्किस जहां के किरदार से मशकूक हो गया था और उसने बिल्किस जहां को तलाक देने का फैसला कर लिया था। ये बात मलिक नवाज अली ने फिरोज चुगताई को अपनी मौत से 4 रोज पहले बताई थी। टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए वो बहुत परेशान था और बड़े जज्बाती अंदाज में बोल रहा था। वो फिरोज चुगताई से इतनी अहम बात इसलिए भी कह गया कि इनके दरमियान ताल्लुकात की नोयत दोस्ताना थी। बिल्किस जहां हर वक्त अपने मियाँ की टोह में लगी रहती थी। इस रोज़ उसने मलिक नवाज अली और वकील के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा चुपकर सुन लिया था। तलाक वाली बात सुनकर उसकी आंखों तले अंधेरा छा गया था। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिरने वाला था। अगर मलिक नवाज अली उसे तलाक दे देता तो उसका मंसूबा खाक में मिल जाता। वो वसीयतनामे के मुंदरजा से बखूबी आगाह थी। अगर मलिक नवाज की अचानक मौत वाक़ हो जाती तो वो उसके कुल असासों के 1/3 की हकदार ठहरती। बसूरत दीगर वो खाली हाथ वहाँ से निकाल दी जाती। हक मेहर की रकम इतनी मामूली थी कि वो इससे आगे कुछ सोचना भी नहीं चाहती थी। इसका पारा 7वें आसमान को छूने लगा तो उसने दिल में तहैया कर लिया, मलिक नवाज को जल्द से जल्द इस दुनिया से रुखसत हो जाना चाहिए। हालात भी पूरी तरह उसके हक में साजगार थे। फिर 8 जनवरी को एक ऐसा वाक़या पेश आया कि उसका काम मज़ीद आसान हो गया। मीरू को जब पूरी तरह बेइज्जत करके बंगले से निकाला गया तो बिल्किस जहां ने हतमी फैसला करने के बाद शोएब दुर्रानी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। शोएब दुर्रानी ने कत्ले से जुर्म का कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, मगर जब बिल्किस जहां ने सूरत हाल की वजाहत की और उसे यकीन दिलाया कि सारा इल्ज़ाम मीरू पर आएगा, तो उसने इस खतरनाक हथियार को ज़ाया नहीं किया था। मीरू की सूरत में उसे एक पतली गर्दन मैसर आ गई थी, इसलिए वो अपने मंसूबे की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद थी। मीरू एक बार चोरी के इल्ज़ाम में थाने भी जा चुका था, इसलिए 1 लाख रुपए की चोरी का ड्रामा भी रचाया गया ताकि मीरू किसी भी तरह फांसी के फंदे से बचने न पाए। उन्होंने कोई कसर उठा नहीं रखी थी, मगर ऊपर वाला बेनियाज है, जिसे वो रखे उसे कौन चखे। मीरू खुशकिस्मत था कि बच गया, वरना आए दिन बहुत से बेगुनाहों को भी फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। वक़ुआ की रात शोएब दुर्रानी बज़ाहिर बंगले से रुखसत हो गया था, मगर मंसूबे के मुताबिक वो दोबारा कुछ ही देर के बाद बंगले में मौजूद था। मलिक नवाज अली की इस रात तबीयत खासी ख़राब थी। जब 3 बजे तक किसी भी तरह नींद न आई तो उसने अपनी बीवी से नींद की गोली मांगी। हालांकि वो 1 घंटा पेशतर ही वैलियम 2 की एक गोली खा चुका था। बिल्किस जहां ने उसे 5 गुना ज़्यादा ताकत वाली वैलियम 10 की एक और गोली पानी के साथ खिला दी, जिसका उसने पहले ही इंतज़ाम कर रखा था। मलिक नवाज अली को गफलत की नींद सुलाने के लिए ये एक कारआमद तरीका था, क्योंकि वैलियम 2 और वैलियम 10 की गोलियां देखने में एक ही जैसी नज़र आती हैं, और इस वक्त तो मलिक नवाज अली को इतना होश ही कहाँ था कि वो गोली को गौर से देखने की कोशिश करता, और अगर बिलफर्ज वो नॉर्मल भी होता तो गोली पोटेंसी चेक करने की तरफ उसका ध्यान नहीं जा सकता था। गोली मैदे में पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद वो दुनिया और माफिया से बेखबर हो चुका था। इसी बेखबरी की कैफियत में करीब करीब 4:15 बजे शोएब दुर्रानी ने अपनी रफ़ीका कार के ईमा पर मीरू का खंजर मलिक नवाज अली के सीने में उतार दिया, फिर वहां से चला गया। जाते हुए बिल्किस जहां ने 1 लाख रुपए के करेंसी नोट भी उसके हवाले कर दिए थे। पड़ोसी चौकीदार तसद्दुक हुसैन ने जिस शख्स को चादर की बुक्कल मारे पुरस्कार अंदाज में मलिक साहब के पिछवाड़े से गुजरते हुए देखा था, वो यकीनी तौर पर शोएब दुर्रानी ही था, जिसकी कार वहां से कुछ फासले पर एक महफूज जगह खड़ी थी। शोएब दुर्रानी के जाने के बाद बिल्किस जहां ने ख्वाबगह की हालत ऐसी बना दी जैसे कोई वहां चोरी की नीयत से आया हो। उठा पटक के दौरान मलिक नवाज की एक ऐसी डायरी उसके हाथ लग गई जिसमें उसने आज की तारीख में बरकत की पाकिस्तान आमद के बारे में तहरीर कर रखा था। फ्लाइट का नंबर और वक्त भी लिखा हुआ था। बिल्किस जहां के मंसूबा साज जहन ने फौरी तौर पर एयरपोर्ट जाने का फैसला कर लिया। वो ये साबित करना चाहती थी कि मलिक साहब की खराबी तबीयत की वजह से वो खुद बरकत को लेने आई थी। इस तरह उसकी जाए वारदात से गैर मौजूदगी भी साबित हो जाती है और उसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता। उसके इल्म में ये बात नहीं थी कि मलिक नवाज अली ने बरकत को क्या हिदायत दे रखी है। बहरहाल वो एयरपोर्ट पहुंच गई और फिर फ्लाइट की ताख़ीर उसके लिए और भी मददगार साबित हुई। मगर बरकत ने अदालत में जो बयान दिया था उसने मेरे लिए हकीकत की राह दिखा दी थी। अगली पेशी पर अदालत ने मीरू को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया। पुलिस ने नया चालान पेश कर दिया था। जज ने शोएब दुर्रानी और बिल्किस जहां पर फर्द जुर्म आयद करके इन्हें जेल भेज दिया। इस वक्त अदालत के कमरे में मौजूद अफराद में से 2 की हालत दीदनी थी। दोनों की आंखों से आंसू रवान थे।
रसूलन बीवी की भीगी हुई आंखों में एक चमक नुमाया तौर पर देखी जा सकती थी। ये खुशी के आंसू थे। इसके जिगर गोशे को खुदा ने नई जिंदगी अता की थी। दूसरी जानिब मीरू यकटुक बिल्किस जहां को देखे जा रहा था। इसके लिए वक्त जैसे थमकर रह गया था। इसकी नमनाक आंखों में उदासी की धुंध ने डेरा जमा रखा था। इसके आंसू कोई और ही कहानी सुना रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वो अपना सब कुछ हार कर जा रहा हो। ये आंसू बड़े बेज़बान होते हैं। कुछ पता नहीं चलता खून जिगर किसके लिए आंखों से बह गया।